हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रमास। तो मैं आप सभी का एसएससी विक्रमास चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आई एम मीनाक्षी, योर मैथ्स टीचर ऑन विक्रमास। सो बेटा, हमें पता है कि एसएससी का एग्जाम चल रहा है। मैं आशा करती हूँ जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा वो एग्जाम उनका बहुत अच्छा गया होगा बेटा। और जिन बच्चों ने अभी एग्जाम करना बेटा, वो इस वीडियो के थ्रू ये जान सकते हैं कि एसएससी कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उनको किन किन एरियाज पे ऐसी उनकी कौन से वीक पॉइंट्स हैं जिन पे उनको काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में 3rd और 4th अगस्त में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उनके बारे में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा पहला सवाल क्या है? P and Q enters into a partnership। P और Q पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जहां पे P कंट्रीब्यूट करता है 5000 8 महीनों के लिए और Q कंट्रीब्यूट करता है 6000 5 महीनों के लिए। अगर इन दोनों का टोटल प्रॉफिट 8400 है, देन P का शेयर क्या है? तो बेटा मेरे पास दो पर्सन है, P और Q। P ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 5000। Q ने 6000। और P ने कितने समय के लिए दिया? 8 महीनों के लिए। और Q ने 5 महीनों के लिए। ठीक है, तो बेटा जो इनकी इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या है? इन्वेस्टमेंट की रेशो है 5/6। इन्वेस्टमेंट की रेशो है 5/6। और इसी तरह इनकी टाइम की रेशो क्या है? 8/5। टाइम की रेशो क्या है? 8/5। बेटा आपको पता है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहां से मेरे पास बेटा इनका प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट और टाइम की रेशो को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट रेशो आएगा 5 × 8 40 और 6 × 5 30। तो जो बेटा प्रॉफिट की रेशो आएगी वो आएगी 4/3। प्रॉफिट की रेशो आएगी 4/3। इसका मतलब बेटा अगर 7 प्रॉफिट के 7 हिस्से हैं, तो उनमें से 4 हिस्से P के हैं और 3 हिस्से Q के हैं। अब पूरा प्रॉफिट कितना है? 8400। पूरा प्रॉफिट कितना है? 8400। मतलब 7 हिस्से किसके इक्वल है? 8400 के। तो एक हिस्सा किसके इक्वल होगा? 1200 के। एक हिस्सा किसके इक्वल होगा? 1200 के। और P के कितने हिस्से हैं? 4। P के कितने हिस्से हैं? 4। तो 4 हिस्से किसके इक्वल होंगे? 4800। तो 4 हिस्से किसके इक्वल होंगे? 4800। ठीक है बेटा, तो याद रखना प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हमें प्रॉफिट की रेशो चाहिए जहां से हम P का शेयर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है। अगर तो बेटा आपको इन एंगल्स के ऊपर कॉट कॉस की वैल्यू पता है तो आप ये सवाल 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से वो ट्रिक बता देती हूँ जिससे कि आप ये वैल्यूज बिना याद किए भी याद कर सकते हैं। वो कैसे? तो बेटा जिस एंगल्स पे जो स्टैंडर्ड एंगल है जहां पे आपको वैल्यू याद करने की जरूरत है वो एंगल है, इस टेबल को बड़ा करते हैं, मैं आपको बस वो ट्रिक बता रही हूँ। वो एंगल है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये एंगल्स हैं। अभी सबसे पहली रो में हम लिखेंगे साइन की वैल्यू। उसको लिखने के लिए ट्रिक क्या है बेटा? तो आप यहां से लिखना शुरू करोगे 0, 1, 2, 3, 4। इन एंगल्स के नीचे से गिनती शुरू करोगे 0 से और 4 तक जाएगा। अब इन सभी नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे। जैसे आप इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे उसके बाद बेटा आप लोगे स्क्वायर रूट। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन ऑफ 30 डिग्रीज हाफ, साइन ऑफ 45 डिग्रीज 1/√2,
साइन ऑफ 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन ऑफ 90 इज 1। कॉस के लिए क्या करोगे बेटा, इसी वैल्यूज को उल्टा करके लिखोगे, रिवर्स करोगे। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाफ और 0, हाफ और 0। उसके बाद tan की वैल्यू निकालने के लिए बेटा इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो वहां पे आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां से आपको cos 0 की वैल्यू पता है। cos 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 है। cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हाफ। अब आप पूछोगे कि cot ऑफ 45 किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए आपको 3 और रिजल्ट याद करने हैं। कोसेकेंट होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। बेटा मेरे पास हमारे स्टूडेंट्स हिंदी में भी बात करते हैं तो मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज करूंगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सेकेंड थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय टैन थीटा, 1 बाय टैन थीटा। तो कॉट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉट 45 डिग्री होगा 1 बाय टैन 45 डिग्री, 1 बाय टैन 45 डिग्री। टैन 45 डिग्री किसके इक्वल है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, 1 से 1 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1/2। तो आपको बेटा ये टेबल याद करने की जरूरत है, और अभी अभी मैंने आपको आसान तरीका बताया जिससे आप ये टेबल याद कर सकते हो, और इसके थ्रू आप साइन का 0 डिग्री पे बता सकते हो वैल्यू, साइन की 45 पे बता सकते हो 60, कॉस की बता सकते हो, टैन की बता सकते हो। कोसेकेंट के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सेकेंड के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट के लिए टैन का रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल भी बेटा ट्रिग्नोमेट्री में से, तो मतलब एसएससी इस बार ट्रिग्नोमेट्री में से 2 या 3 सवाल तो पूछ ही रहा है, तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री को अभी अच्छे से नहीं किया उनको एक बार फिर से अच्छे से करिए। अगला क्या कहता है कि आपके पास एक लेडर है 40 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी है जिसको आपने प्लेस किया है वॉल के अगेंस्ट, दीवार के साथ, ताकि फुट ऑफ द लेडर, लेडर दीवार से, लेडर का जो एक पांव है वो दीवार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, धरती के साथ जो सीढ़ी एंगल बना रही है, धरती के साथ, ग्राउंड के साथ जो वो सीढ़ी एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे, कि वो सीढ़ी धरती के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये बेटा दीवार है, ये मेरे पास सीढ़ी है, और ये ग्राउंड है, ये मेरी वॉल है, ये लेडर है, और ये ग्राउंड है। ये एंगल 90 है बेटा, ये एंगल 90 है। सीढ़ी की लेंथ क्या दी है, सीढ़ी 20 सेंट, सीढ़ी की लेंथ कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, लेडर 40 सेंटीमीटर लंबी है, और जो इसका फुट ऑफ लेडर है, दैट मींस ये जो फुट ऑफ लेडर है वो वॉल से कितनी दूरी पे है 20 सेंटीमीटर की दूरी। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है 20 सेंटीमीटर की दूरी। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर। बेटा मुझे ये एंगल निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल क्या है ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल क्या है ग्राउंड, अगर वर्टिकल बोलता तो ये वाला होता, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है तो मुझे ये एंगल निकालना है। अब इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। अब आप बता सकते हो साइन कॉस टैन में से किस रेशियो से मुझे ये एंगल मिलेगा। तो बेटा उसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, आपको एक वर्ड याद करना है, सो का टू आ, सो का टू आ। इसमें जो एस है, एस बताता है साइन, सी बताता है कॉस, टी बताता है टेन, टी बताता है टेन। ठीक है, अगर मेरे पास ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है,
तो जो थीटा के सामने वाली साइड है वो ऑपोजिट है, जो थीटा के सामने वाली साइड है वो ऑपोजिट है, जिसको ओ से डिनोट किया हुआ। जो थीटा के साथ साइड है वो एडजेसेंट है, जिसको ए से लिखा गया है यहाँ, और ये मेरी हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से हमें क्या क्या समझ आता है? सबसे पहले हम को देखते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू OH. OH means opposite divided by hypotenuse. Opposite divided by hypotenuse. Cos theta is AH. Adjacent divided by hypotenuse. Tan theta is OA. Opposite divided by adjacent. Opposite divided by adjacent. तो अगर आपके पास ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज दिया, आप साइन का इस्तेमाल करोगे। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज दिया तो कॉस का, ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया तो टैन का। अब इस थीटा में आपको क्या गिवन है? ये 20 सेंटीमीटर आपके पास ए की वैल्यू है और ये 40 सेंटीमीटर आपके पास एच की वैल्यू है। आपको ए और एच दिया है, ए एच दिया है तो मीन्स आप किसका इस्तेमाल करोगे? कॉस थीटा का। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 20/40 विच इज हाफ। अब आपको ये थीटा एंगल बताना है। अब किस एंगल पे कॉस की वैल्यू हाफ होती है? अभी हमने टेबल याद किया, किस एंगल पे कॉस की वैल्यू हाफ होती है? 60 डिग्री पे। किस एंगल पे कॉस की वैल्यू हाफ होती है? 60 डिग्री पे। तो हमारा आंसर क्या है? 60 डिग्री। हमारा आंसर क्या है? 60 डिग्री इज द आंसर। तो यहाँ से आपको ये ट्रिक याद करनी है, काट हुआ, राइट? यहाँ से आप रेशियोज को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। O मीन्स थीटा के ऑपोजिट, A मीन्स एडजेसेंट, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतर ट्रिग्नोमेट्री से ही है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 थीटा है और वो बाद सारे ऑप्शंस में थीटा दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कॉट पता, देखो जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज की बात आएगी, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, तो हमेशा हम साइन और कॉस में जाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके हम साइन और कॉस में ही जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सी के साथ सी आएगा, एस के साथ टी आएगा, क्योंकि ए बी सी अल्फाबेटिकली भी एस के साथ टी ही आता है। और ये आइडेंटिटी तो बेटा बहुत सारे बच्चों को आसानी से याद होती है। तो यहाँ से कॉट क्या होगा? अब मैंने आपको क्या बताया था कि tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आपको इतना याद करना है। और आपको क्या याद करना है कि कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय साइन थीटा के। सेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय कॉस थीटा के। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय टैन थीटा के। 1 बाय टैन थीटा। तो अगर टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा जो कि 1 बाय टैन थीटा वो किसके इक्वल होगा? कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस कोसेकेंट 2 थीटा। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। ठीक है, यहां से साइन 2 थीटा मेरे पास एलसीएम आएगा, साइन 2 थीटा एलसीएम आएगा। यहाँ पे आएगा कोसेकेंट 2 थीटा माइनस 1, सॉरी कॉस 2 थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, अभी तक कोई गलती नहीं, राइट? कॉस 2 थीटा माइनस 1। अब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। किसके फॉर्मूलाज याद थे? कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा। अब आपको 4 आइडेंटिटीज और याद करनी है। पहली, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी पहली टर्म होगी, साइन ए कॉस बी। दूसरी क्या होगी? कॉस ए साइन बी। समझ आता है? अगर पहली साइन ए कॉस बी है तो दूसरी कॉस ए साइन बी होगी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस। दूसरी साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी वो क्या होगा? साइन ए कॉस बी। पहली टर्म साइन ए कॉस बी, तो दूसरी क्या होगी? कॉस ए साइन बी। जैसे प्लस में चल रहा था, अब यहाँ पे साइन में प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस। साइन की आइडेंटिटीज याद कर लो, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, यही यहाँ पे इस्तेमाल होगी। थर्ड, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब आप बोलोगे कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, नहीं,
कॉज में ध्यान रखना बेटा, पहली टर्म होगी कॉज ए कॉज बी, सी सी कॉज ए कॉज बी, तो दूसरी क्या होगी साइन ए साइन बी, ये तो नेचुरल सी बात है। अब अगर कॉज में यहाँ प्लस है तो बेटा यहाँ माइनस आएगा, साइन की तरह प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो कॉज ऑफ ए प्लस बी कॉज ए कॉज बी साइन ए माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो फटाफट से मुझे कॉज ऑफ ए माइनस बी बताओ। कॉज ऑफ ए माइनस बी, पहली क्या टर्म होगी कॉज ए कॉज बी, दूसरी क्या होगी साइन ए साइन बी, और ये दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, अगर यहाँ प्लस था तो ये माइनस था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगर मैं ए को भी थीटा ले लूं, अगर ए को भी थीटा ले लूं और बी को भी थीटा लूं, ठीक है, तो यहां से साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस 2 थीटा, दैट मींस कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, क्योंकि 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस मैम, ओके। तो यहां तक मुझे आशा है कि आप सब लोगों को क्लियर होगा। अभी के लिए मैं ये 3 आइडेंटिटीज रब कर रही हूँ बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहां से ये आएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? अब यहां से मेरे पास आएगा, अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, और ये क्या बनेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बनेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। तो बेटा माइनस टेन थीटा हमारी ऑप्शन में नहीं, तो शायद कुछ एरर है, यहाँ पे कुछ गलती है, पर आंसर आपका माइनस टेन थीटा ही है, आंसर आपका माइनस टेन थीटा ही। ठीक है, तो चलिए, हो सकता है इस सवाल में कुछ गलती हो, पर आपका आंसर माइनस टेन थीटा ही। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा परसेंटेज के ऊपर है, और वो क्या कह रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 12%, इसका मतलब अगर आप किसी भी वस्तु का प्राइस 12% से घटाते हो, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय 25%, तो जो आपकी सेल है वो 25% से बढ़ जाती है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, आपकी इनकम की क्या परसेंटेज है? ठीक है, तो बेटा परसेंटेज का सवाल है, तो बेस वैल्यू 100 को मान के चलेंगे। तो इसका मतलब अगर आप आर्टिकल का प्राइस 100 रखते हो, पहले आप 100 रखते हो, फिर उसमें 12% कम करते हो, तो नया प्राइस क्या होगा 88। ठीक है, ये आपका इनिशियल है, इनिशियली पहले आपने उसकी 100 रखी वैल्यू, ये चेंज के बाद 12% आपने वैल्यू घटा दी, तो आपकी सेल 25% बढ़ गई। अगर आपकी सेल पहले 100 यूनिट हो रही थी, अब इस प्राइस के ऊपर आपकी सेल होगी 125 यूनिट, क्योंकि 25% बढ़ गया। परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, अब टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम होती है प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, जिसको कि मैं सेल भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इनकम क्या आएगी? इसका मतलब अगर आपका प्राइस 100 था, सेल 100 थी, तो आपकी इनकम कितनी होगी 10,000। और अगर आपके पास ये चेंज वैल्यू है, तो अब नई इनकम क्या होगी 88 इंटू 125, 88 इंटू 125। आपको परसेंटेज निकालना है टोटल इनकम का, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगा कि इनकम आपकी कितनी बढ़ी, इनकम आपकी कितनी बढ़ी। तो यहाँ पे बेटा 125 और 88 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 125 इंटू 88, परसेंटेज हमें बिना मल्टीप्लाई के भी सीधा दिखेगा। अगर मैं इसको 100 बना लूं, तो
दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, इसको वापस 100 बना सकते हैं 100 से डिवाइड करके, तो ये 100 से डिवाइड बनेगा तो ये 100 होगा, और इसी तरह मैं इसे भी 100 से डिवाइड करूंगी, इसे भी 100 से डिवाइड करूँ। अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 के टेबल पे 4 और ये 5, और यहाँ से ये होगा 22, तो 22 इंटू 5 110, तो इसका मतलब पहले अगर इनकम 100 थी, अब इनकम कितनी होगी 10, तो कितने प्रतिशत बढ़ी 10%, तो इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार फिर समझते हैं, परसेंटेज का सवाल है, बेस वैल्यू को हम 100 लेके चलते हैं, इसका मतलब अगर आपका प्राइस 100 था तो आपकी सेल उस प्राइस के प्रति, उस प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग 100 थी, 100 यूनिट आप बेच रहे हो। अगर आपने प्राइस में 12% घटा दिया, उसका प्राइस, नया प्राइस उसका जो था 88 हो गया, ठीक है, प्राइस आफ्टर चेंज, तो इस प्राइस के ऊपर आपकी जो नंबर ऑफ सेल है वो 25% बन गई, मतलब आप उसी वस्तु के 125 यूनिट सेल करते हो। इनकम क्या होती है, एक यूनिट का प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट, जितना आप बेच रहे हो, जितनी आप वस्तु बेच रहे हो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आएगा, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा। अब अगर इनकम यहाँ पे मेरे पास 100 बन जाए तो मेरे पास परसेंटेज चेंज बहुत इजी आ जाएगा, अगर यहाँ पे 100 बन जाए तो मेरे पास परसेंटेज चेंज बहुत इजी आ जाएगा। तो मैंने वही किया, क्या किया मैंने, इसको 100 बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 88 125 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 22 आएगा, तो ये 110 बना। दैट मीन्स अगर आपके पास पहले इनकम 100 थी, अब 110 है, तो कितने प्रतिशत बढ़ी, 10%, ठीक है, तो ये आपको याद। तो परसेंटेज के लिए आप हमेशा बेस वैल्यू को 100 मान के चलोगे। अगला सवाल भी बेटा परसेंटेज का ही है, इसमें भी हम ट्रिक लगाएंगे। वो क्या कहता है कि साहिल ने कार खरीदी, कितने की, 1,60,000 की, 1,60,000 की उसने कार खरीदी 2020 में, 2023 में उसने बेच दी। What will be the present value of the car if each year its value depreciated? Depreciated means उसकी वैल्यू उतने प्रतिशत से घटती है। अगर पहले साल कार की कीमत 100 थी, तो एक साल बाद 20% घटने के बाद 80 रह जाएगी, और उसी 80 के ऊपर 15% घटाव दूसरे साल में होगा, क्योंकि दूसरे साल में जो कार की कीमत है वो 80 थी, अब उस 80 के ऊपर 15% की घट होती होगी। अब 80 में से 15% घटा के जो आपके पास नई वैल्यू आएगी कार की, उसके ऊपर फिर से 10% की घट होती होगी, ताकि उसका फाइनल वैल्यू निकाल सके। तो ये बेटा ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल, घटोती पे घटोती पे घटोती, जैसे कि डिस्काउंट में भी सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ऐसे सवाल करने के लिए बेटा क्या होगा, ये थी कार की कीमत 2020 में, ये थी कार की कीमत 2020 में, 2021 में कार की कीमत क्या होगी, 20% घट गई, तो मतलब 80%, 80% ऑफ दिस वैल्यू, 80% ऑफ दिस वैल्यू, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी, 80% ऑफ दिस वैल्यू। अब किसी भी वैल्यू का 80% निकालना हो तो कैसे, 2 छोड़ के डेसिमल, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 के साथ। तो ये कीमत रही होगी कार की 2021 में। फिर उसके बाद फिर से कितना कम हुआ, 15%, कितना कम हुआ, 15% कम हुआ, तो वैल्यू कितनी परसेंट रहेगी, 85%। तो जो नई वैल्यू होगी वो इस वैल्यू का 85% होगी। इस परसेंटेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने मल्टीप्लायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 85, सॉरी 100 माइनस 15 जो कि 85 होगा, 2 छोड़ के डेसिमल, 2 छोड़ के डेसिमल, तो 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 इंटू 0.8 इंटू 1,60,000। उसके बाद कितनी घट होती हुई, 10% फिर से कम हुआ, इसका मतलब वैल्यू कितने परसेंट रहेगी, 90%। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9, 2 छोड़ के डेसिमल, 0.9 इंटू 0.85 इंटू 0.8 इंटू 1,60,000। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपके पास डेप्रिशिएट हो रहा है सक्सेसिवली या डिस्काउंट सक्सेसिव हो, तो जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1,60,000 है, 1,60,000, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 में से ये 20 को घटाएंगे 80, 100 में से ये 20 को घटाएंगे 80, और 2 छोड़ के डेसिमल, दैट इज 0.8। उसको वापस से मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
15% के घटाव को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 में से 15 गए 85 और 2 छोड़ के डेसिमल 0.85। फिर तीसरी परसेंटेज के लिए 10% घटी मीन 100 में से 10 माइनस और 2 छोड़ के डेसिमल। अगर बढ़ेगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर बढ़ेगी तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्क पे ऊपर। तो एक काम पूरा करता है, A completes a work in 1.5 times than B and C together. A and B completes the same work in 30 days. C takes 120 days to complete it. Find in how much time B will complete the whole work. तो बेटा मुझे 3 चीजें पता है कि काम हमेशा 1 यूनिट होगा। काम हमेशा दिमाग में हमने 1 यूनिट लेके चलना है। काम हमेशा 1 यूनिट लेके चलना है। ठीक है, तो अगर हमें ज्यादा का दिया 1 का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं, ये बात आप सबको पता है। और अगर 1 का दिया ज्यादा का निकालना तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या दिया है कि A जो काम को पूरा करता है 1.5 टाइम्स B and C टुगेदर। तो पहले देखते हैं कि A अलोन A का नहीं दिया, मान लेते हैं कि A अकेला काम करता है A दिनों में, B अकेला क्या दिया है कहीं पे A and B कंप्लीट द सेम, नहीं, B अकेला काम करता है B दिनों में और C अकेला काम कितने दिनों में करता है 120 दिनों में, ये हमें दिया है। ठीक है, तो ये A एक काम को A दिनों में करता है, B दिनों में 120 दिनों में। तो एक दिन का काम एक दिन में कितना काम करेगा? A एक दिन में काम करेगा 1/A, क्योंकि काम पूरा 1 यूनिट है। B करेगा 1/B, C करेगा 1/120। ये है इनका एक दिन का काम। अब और इन्होंने क्या बोला है कि A completes a work in 1.5 times than B and C together। अगर इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो हमारे पास उनका जो एक दिन के काम का जो ये इसको रेट बोलते हैं बेटा, वो ऐड हो जाएगा। तो A completes a work 1.5 times than B and C together। इसका मतलब 1/A is equal to 1.5 times 1/B plus 1/C। ठीक है, अगर B और C मिलके करते हैं तो 1/A क्या होगा 1.5 times B and C together। एक दिन का काम इस तरह से। A and B complete the same work in 30 days। अगर A और B मिल जाते हैं, A और B together एक दिन में कितना काम करेंगे? A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 1/A plus 1/B दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इन्होंने एक ही काम को कितने दिनों में किया? 30 दिनों में। मतलब ये दोनों मिलके 30 दिनों में एक काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है B। तो यहां से हम 1/A की वैल्यू यहां रखेंगे, दैट इज 1.5 by B plus 1.5 by C plus 1/B is equal to 1/30। 30 को उस तरफ ले जाएंगे। C किसके इक्वल है? 1/C किसके इक्वल है? 120 के। तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा? 2.5 by B is equal to 1/30 minus 15 by 1200। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2.5 by B is equal to 1200 और 30 का एलसीएम 1200। तो यहाँ क्या आएगा? 40 minus 15। तो यहाँ से मेरे पास B किसके इक्वल आएगा? B इक्वल आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2.5। तो ये मेरे पास आएगा 1200/10 120। 1200/10 120। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि काम हमेशा 1 यूनिट होगा। अगर A एक काम को A दिनों में करता है, B दिनों में करता है, C 120 दिनों में करता है, तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/A 1/B 1/C। अगर ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके एक ही काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, तो इन दोनों ने मिला, इन दोनों का रेट प्लस हुआ इंटू 30 इक्वल टू 1। मतलब रेट ऑफ वर्क
इंटू टाइम हमेशा 1 होगा। टाइम जितने टाइम में वो काम पूरा होता है, जितने टाइम में वो काम पूरा होता है। तो यहां से हमने 1/a की वैल्यू निकाली क्योंकि उसने बताया था कि a की जो एफिशिएंसी है वो 1.5 टाइम्स 1/b प्लस 1/c। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो यहां से हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। फिर से वही बात है कि हम साइन और कोसाइन में ही जाने की कोशिश करेंगे। तो cos a अपॉन 1 माइनस tan a किसके इक्वल होता है? tan a इक्वल होता है sin a बाय cos a, और cot a किसके इक्वल होता है? cot होता है tan का रेसिप्रोकल जो कि इक्वल होगा cos a बाय sin a के इक्वल। इसको फिर से उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा sin a डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a sin a। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे, cos a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a प्लस sin a डिवाइडेड बाय sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाय sin a। यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा था? cos a के साथ। अब ये डिवाइड का साइन है, यहाँ पे ये डिवाइड का, तो ये cos a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin a माइनस cos a। अब दोनों सेम एलसीएम बन सकते हैं, सिर्फ एक माइनस का फर्क है, सिर्फ एक माइनस का फर्क है। तो मैं एलसीएम लेती हूँ cos a माइनस sin a को, cos a माइनस sin a को, तो ये एलसीएम सेम है तो cos स्क्वायर a है एज इट इज। अब यहाँ पे sin a माइनस cos a, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस sin स्क्वायर। अब आंसर तभी दिखाई देगा अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो। कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होगा? cos a प्लस sin a इंटू cos a माइनस sin a, और यही फैक्टर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, cos a माइनस sin a। तो आंसर आएगा cos a प्लस sin a विच इज ऑप्शन बी। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी इस बार ट्रिग्नोमेट्री से पूछ ही रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम, मतलब एरिया के ऊपर क्वेश्चन है। एक रूम है जिसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। What will be the total cost of painting the wall and ceiling? हमें पेंट क्या करना है? 4 दीवारों को और सीलिंग छत को, और कॉस्ट क्या दी है? 7.5 पर मीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट का ध्यान रखना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में सेंटीमीटर है पर प्राइस में आपका मीटर स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में पहले एरिया निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे। तो एरिया 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया 4 वॉल्स, एरिया 4 वॉल्स क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, या अगर इसे और आसान भाषा में लिखूं तो 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच, क्योंकि दीवारें हाइट और लेंथ ब्रेड्थ से बनी होंगी। आमने सामने वाली दीवारें लेंथ इंटू हाइट ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 बार ऐड होगा। और सीलिंग का एरिया, सीलिंग का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो ग्राउंड का एरिया होगा वही सीलिंग का एरिया होगा। तो जिस एरिया को हमने पेंट करना है, टोटल एरिया जिसको हमने पेंट करना है, वो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। 2 टाइम्स लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड किया 18, हाइट 6, लेंथ इंटू 10 इंटू 8 80। तो यहां से मेरे पास बना 36 इंटू 6 216 प्लस 80 296 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आता है 296 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में कैसे होगा कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो इस नंबर को 10,000 से डिवाइड करेंगे
तो ये मेरे पास एरिया है मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 7.5, तो इतने मीटर स्क्वायर की एक का दिया ज्यादा का निकालना मल्टीप्लाई, तो ये होगा 296 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 75/10, तो ये 3 और ये 400। तो यहां से आपके पास आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 100, यहाँ पे 7 और 74, राइट। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3 4 12 1 आंसर में कुछ गड़बड़ है बेटा। तो हो सकता है यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यहाँ मीटर हो, क्योंकि ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो स्टूडेंट से किया, हमने फ्रेंड्स वगैरह से किया, तो हो सकता है कि डेटा में थोड़ा गड़बड़ हो, पर कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा, कॉन्सेप्ट बच्चा आपका यही लगेगा। हो सकता है यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो, वहाँ मीटर स्क्वायर हो, तो आपका आंसर आए। ठीक है बच्चा, तो ये 296 सेंटीमीटर को हमने मीटर स्क्वायर में किया और 7.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों की जो उम्र है उनका जो सम है वो 80 इयर्स है, और जो एज है वो कितने इंटरवल पे है, 4 साल पे, मतलब हर 4 साल बाद दूसरे बच्चे की आयु है। तो जो ओल्डेस्ट चाइल्ड है, जो सबसे बड़े बच्चे की हमें उम्र बतानी है, तो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। इस बच्चे की एज में क्या ऐड करूं कि अगले बच्चे की आए 4, क्योंकि इंटरवल ऑफ 4 साल के इंटरवल पे, गैप पे उनकी एज है। +4 +4 +4 +4, इन सब का जो सम है वो 80 है, इन सब का जो सम है वो 80 है। अगर इन सबको मैं प्लस करूं तो मेरे पास 80 आता है। जब भी आपके पास ऐसे नंबर हो जो एक ही गैप पे हो और उनका आपको सम दिया हो, तो जब आप सम को जितने ये नंबर हैं उससे डिवाइड करते हो तो आपके पास मिडल सेंटर वाली वैल्यू आती है। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू, ये फिफ्थ वैल्यू। थर्ड वैल्यू आपके पास सीधी आएगी, 80 को 5 से डिवाइड करोगे 16, यहाँ पे वैल्यू सेंटर वैल्यू मेरे पास 16 आएगी। ठीक है, अगर ये 16 है तो ये क्या है 20, 4 ऐड करेंगे ये 24, तो ओल्डेस्ट की उम्र क्या है 24। जब भी नंबर एक ही गैप पे हो तो उनके सम को नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास मिडल वाली वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। के की क्या वैल्यू होगी, अगर ये हमारे पास नंबर है और उसने ये बता रखा है कि नंबर डिविजिबल बाय 6 है, तो इसका मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद करने। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 6 कब होगा, जब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए के क्या होगा, एक इवन नंबर, के इवन नंबर होगा। तो मतलब जो ऑप्शन ऑड है उसको आप कैंसिल करो, तो 0 4 6 में से कोई भी हो सकता है। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उन सभी को हम अगर ऐड करें तो वो जो नंबर बनता है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर ये 3 से भी डिविजिबल है तो 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + k, जो भी आंसर आएगा ये भी डिविजिबल होगा 3 के साथ, ये भी डिविजिबल होगा 3 के साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, 11 5 16 20, 20 + k। अब 20 में 0 ऐड करोगे तो 3 से तो वो डिविजिबल होगा नहीं, 4 ऐड करोगे तो जरूर होगा, 6 ऐड करोगे तो भी नहीं। 20 + 0 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 20 + 4 होगा, तो 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्राइंगल में AB और AC दी है, BC दी है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक ट्रिक बताई थी, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था याद करो,
मैंने आपको बोला था कि अगर ट्राइंगल में 3 साइड्स आपको गिवन है, अगर ट्राइंगल में 3 साइड्स आपको गिवन है ए बी सी, अगर इन तीनों की लेंथ आपको पता है, इन तीनों की लेंथ आपको पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अब आप पूछोगे एस क्या है बेटा, तो एस है सेमी पेरीमीटर. एस क्या है, सेमी पेरीमीटर. तो ये नाम खुद बताता है कि ये पेरीमीटर का हाफ है, ये पेरीमीटर का हाफ है. सेमी का मतलब डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ. पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे सेमी पेरीमीटर और फिर आंसर निकालते हैं. तो s की वैल्यू क्या होगी, s इज इक्वल टू 13 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2. तो ये होगा 26, 50, 25. और s माइनस a किसके इक्वल होगा, 25 माइनस 13, 12. s माइनस b किसके इक्वल होगा, 12, क्योंकि a भी 13 है, b भी 13 है और c 24 है. और s माइनस c किसके इक्वल होगा, 25 माइनस 24 इज 1. तो हमारे पास एरिया की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास एरिया की वैल्यू आएगी, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s 25 इंटू 12 इंटू 1. तो साफ पता चल रहा है आंसर होगा 5 इंटू 12 60. 60 इज द आंसर, 60 इज द आंसर. इसको करने का एक और तरीका है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है. क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है, अगर ये 13 है, ये 13 है, ये 24 है, तो याद रखना आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हाइट है वो बेस को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है. अगर ये 12 है, ये भी 12 है, तो 12 और 13 का ट्रिपलेट कौन होता है, 5. तो ये 5 आएगा. 12 और 13 का ट्रिपलेट क्या होता है, 5. ये 5 आएगा. और एरिया फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 24, हाइट 5. तो यहां से आपके पास 60. 60 इज द आंसर. ठीक है, दोनों फास्ट तरीके. यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना और यहाँ पे आपको ये याद रखना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होंगी, तो जो हाइट होती है वो बेस को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है. ये हमारे पास इक्वेशन है और हमसे वैल्यू मांग रहा है AB की. उसने ये 2 रिलेशन, 2 अननोन्स, 2 इक्वेशन, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2 अननोन्स और 2 इक्वेशन, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ a by b इज इक्वल टू 8/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ba. यहाँ पे a प्लस b किसके इक्वल है, 30 के. a प्लस b किसके इक्वल है, 30 के. तो यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a by b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b by a इज इक्वल टू 8/3. ठीक है, यहां से मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. अगर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी 8/3. ठीक है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 8/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. और मुझे मैंने आपको एक आइडेंटिटी बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेशन है किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का. वो ये है, a प्लस बी होल स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर घटाते हो तो आपके पास 4ab आएगा. तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 30 स्क्वायर माइनस, अब वैल्यू ab की चाहिए तो a माइनस बी की जगह हम ये रखते हैं 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. तो यहाँ से मेरे पास आएगा 900 माइनस 64/9 ab इज इक्वल टू 4ab. तो यहाँ से मेरे पास आएगा 900 इज इक्वल टू 64 प्लस 36 ab बाय 9 हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन बनेगी 900 इज इक्वल टू 100 ab डिवाइडेड बाय 9. तो ab की वैल्यू आ जाएगी 81. ab की वैल्यू आ जाएगी 81. तो ab की वैल्यू है 81. जो आइडेंटिटी यहाँ लगेगी वो ये लगेगी. तो सबसे पहले गिवन को हमने अच्छे से सॉल्व किया और इस आइडेंटिटी का यूज किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ab.
ठीक है, क्लियर है। अगर वो a माइनस बी की मांगता तो ab की जगह स्क्वायरिंग के बाद मैं a माइनस बी स्क्वायर को रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री पे। अब यहाँ पे है साइन 6 है, कॉस 6 है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो लग तो आइडेंटिटी रही है। तो एक काम करते हैं, आइडेंटिटीज को 1 मिनट में फटाफट से रिवाइज करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आशा है बच्चों ये आपको आती होगी। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस में प्लस 2ab, माइनस में माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसा ही रहेगा। थर्ड, a प्लस बी होल क्यूब। बेटा जो आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब की मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको उसी फॉर्म में याद करनी है। वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह से भी याद करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से 3ab कॉमन लोगे तो आपके पास यही बनेगी, पर आपको ये आइडेंटिटी इसी फॉर्म में याद करनी है। फोर्थ, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस है तो माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी इंटू a माइनस बी, राइट। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सिक्स्थ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये भी पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन 6 से कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये क्या है साइन स्क्वायर a का क्यूब। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्यूबिंग करूं, इस आइडेंटिटी में अगर मैं दोनों तरफ क्यूबिंग करूं तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, ये बात मुझे पता है। अब दोनों तरफ हम क्यूबिंग करेंगे, दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो ये मेरे पास आएगा a क्यूब साइन स्क्वायर a का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a का क्यूब प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1, ठीक है। अब पावर्स ये आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 6 साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी फिर वैल्यू क्या होगी 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1। तो अलजेब्राइकली आइडेंटिटी आती है और यहां से आपको पहचान होनी चाहिए कि 6 कैसे होगा साइन स्क्वायर a का क्यूब। और यहां से भी पता चल रहा था कि a मेरे पास साइन स्क्वायर a है, b मेरे पास कॉस स्क्वायर a है, और प्लस है तो a प्लस बी होल क्यूब लगेगा। और यहां से आपको ये पता है कि राइट हैंड साइड 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, सो आंसर इज 1। तो आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लो बेटा। ये आइडेंटिटी पे भी अभी हमने सवाल देखा, अब a प्लस बी होल क्यूब पे भी देखा, और ये आइडेंटिटी भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी यूज की है। तो नेक्स्ट करते हैं, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर सर्कल का O है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ होती है, तो इसका मतलब सर्कल चैप्टर की भी सारी थ्योरम्स बेटा आपको आनी चाहिए। एट C एंगल BCX, ये एंगल बेटा BCX है, ये 40 डिग्री के इक्वल है, ये 40 डिग्री के। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ AOC, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ AOC। फटाफट से थ्योरम को रिवाइज करते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, अगर आपके पास कोई भी सर्कल है एंड सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड है, सर्कल की ये कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, राइट। और जो कॉर्ड सर्कल के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को वो टच करती है, ये होती है कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड। टेंजेंट क्या करती है, लाइन आउटसाइड दिस सर्कल, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, लाइन आउटसाइड दिस सर्कल, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट। अनडू करते हैं, तो ये मेरे पास टेंजेंट है, ये मेरे पास टेंजेंट है। तो थ्योरम क्या कहती है बेटा कि टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ अगर एंगल थीटा बनाती है
तो ये कॉर्ड सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर वही सेम एंगल बनाएगी थीटा। अगर ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ एंगल थीटा बनाती है तो यही कॉर्ड सर्कल के किसी भी हिस्से के ऊपर थीटा एंगल बनाएगी। अच्छा, अब ये तुम बताओ, अब ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो सर्कल की कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ अल्फा बनाती है तो दूसरा अल्फा कहाँ है? जहां पे ये कॉर्ड सर्कल के साथ एक और एंगल, सर्कल के ऊपर एक और एंगल बनाती है, तो ये है अल्फा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि एंगल BCX 40 है, BCX 40 है, तो मतलब ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ 40 डिग्री बनाती है, तो ये कॉर्ड जो सर्कल की दूसरी और एंगल बना रही है ये भी 40 डिग्री होगा। उसने कौन सा एंगल मांगा है? AOC। कौन सा एंगल मांगा है? AOC। उसने एंगल मांगा है AOC, उसने ये एंगल मांगा है, राइट। अब इस एंगल के लिए कैसे करोगे? ये 40 है, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। और ये भी क्या है? OC भी क्या है? OC भी क्या है? रेडियस। OC भी क्या है? रेडियस। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, यस। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्या OAC आइसोसेलेस ट्रायंगल है? यस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, ये भी 40 डिग्री ही होगा। तो ये 40 है। अब AOC निकालना है। AOC क्या होगा? 180 डिग्री। अब ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब 40 प्लस एंगल AOC इज 180, तो एंगल AOC इज 100, एंगल AOC इज 100। तो सर्कल की सारी थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज कर, सर्कल में से वो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। A completes a work in 15 days. A काम को कर रहा है 15 दिनों में। काम, वर्क, काम हमेशा एक यूनिट रहेगा, राइट। काम हमेशा एक यूनिट रहेगा। तो ये इसने 15 दिनों में एक काम किया, तो एक दिन में 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करता है? ये 1/15, मतलब एक काम का 1/15 हिस्सा करता है। B करता है सेम काम 24 दिनों में, तो एक दिन में B काम करता है 1/24। अभी C का हमें C का नहीं पता, तो मान लेते हैं C करता है सेम काम को C दिनों में, तो एक दिन में C काम करता है 1/4। अब ये तीनों मिल जाते हैं, दे वर्क टुगेदर, तीनों मिल जाते हैं A प्लस B। अगर तीनों मिलेंगे तो एक दिन में ज्यादा काम करेंगे मिलके, तो एक दिन का काम इन सबका ऐड हो जाएगा। और ये तीनों मिलके कितने दिनों में काम पूरा करते हैं? 8 दिनों में। कितने दिनों में काम पूरा करते हैं? 8 दिनों में। तो एक दिन में ये तीनों कितना काम करेंगे? 1/8। और वैसे अगर तीनों मिलके काम करेंगे एक दिन में तो वो कितना होगा? 1/15 प्लस 1/24 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/15 प्लस 1/24 प्लस 1/C। एक दिन में इतना काम करते, राइट। अब इन्होंने काम कितने दिनों में पूरा किया? 15 दिनों में। और काम हमेशा कितना रहेगा? 1 यूनिट। एक दिन में इतना काम किया, 8 दिनों में 8 इंटू इतना काम, और ये काम हमेशा 1 यूनिट रहेगा। एक ही काम को इन्होंने पूरा किया, तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैसे भी 1/8 बन रहा था, तो वैसे भी 1/8 बन रहा है, तो यहाँ से फटाफट से C की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स टेक द एलसीएम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 24 प्लस 15 39 इंटू 15 इंटू 24 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो 1/C के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/C इज इक्वल टू 1/8 माइनस 39/15 24। तो ये मेरे पास एलसीएम 15 24 ही आएगा। अब यहाँ से 3 45
-39, तो यहाँ से 6 और 6 से 24 कटेगा 4, तो सी आएगा 60। 60 दिनों में काम करेगा, 60 दिनों में काम करेगा। काम हमेशा 1 यूनिट रखना, काम हमेशा 1 यूनिट रखना। तो क्या होता है कि एक दिन का काम को अगर मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल काम आएगा जो कि हमेशा 1 यूनिट रहेगा। ये है आपकी ट्रिक, ठीक है। एक दिन का काम इंटू नंबर ऑफ डेज 1 रहेगा क्योंकि काम हमेशा हम 1 यूनिट लेंगे। नेक्स्ट, फिर से आइडेंटिटीज पे ही सवाल है। सबसे पहले x प्लस 1/x दे दिया, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 पूछ रहा है। तो हमें पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब हमने a प्लस b की पावर 4 नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू 36। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 34। तो इसी तरह से x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर -2। अगर दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 हो, अगर दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 हो, जैसे x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर भी 1 है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू होगी 34 -2, दैट इज गिवन स्क्वायर -2। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, तो 34 का स्क्वायर -1 दैट इज 35, 34 स्क्वायर, 34 इंटू 34, 16, 12, 13, 12, 0, तो यहाँ आ जाएगा 1156 -2, 1154, 1154। तो आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से कर लो बेटा, बहुत अच्छे से। फिर से वर्क जैसा ही क्वेश्चन है। ए टाइप करता है 40 पेजेस को 5 आवर्स में, ए टाइप करता है 40 पेजेस को 5 घंटे में, 40 पेजेस को 5 घंटे में। 40 पेजेस को टाइप करता है 5 घंटे में, ये टाइम है, ये नंबर ऑफ पेजेस। बी टाइप करता है 32 पेजेस 6 घंटों में। Find out how much time they will take to type 110 pages together. तो 1 घंटे में 1 आवर में कितने पेज टाइप करता है? 1 घंटे में A टाइप करता है 40/5 पेजेस और B टाइप करता है 32/6 पेजेस 1 घंटे में। अगर ये टुगेदर काम करेंगे, मतलब मिलके काम करेंगे, तो 1 घंटे में इतने पेजेस करेंगे। ये आ जाएगा टुगेदर, वो 1 घंटे में कितने, 1 आवर में टुगेदर वो कितने पेजेस टाइप करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 110, और कितने टाइम में करेंगे? तो मान लेते हैं कि t टाइम में करेंगे, तो t इंटू 8 प्लस 32/6 इज इक्वल टू 110। तो अगर t घंटे काम करते, 1 घंटे में इतने टाइप करते, तो t घंटों में इतने पेजेस which is equal to 110। तो यहां से मेरे पास t किसके इक्वल आ जाएगा? 48 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 110। तो यहां से मेरे पास आएगा t 80/6 इज इक्वल टू 110, 0 से 0 कैंसिल, तो मेरे पास t आ जाएगा 66/8, t आ जाएगा 66/8 which is 33/4 which is 8/1/4, मतलब 8 घंटे और 1/4 into 60 minutes which is 1/15 minutes। 8 घंटे और 15 मिनट, 8 घंटे और 15 मिनट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। रेट होता है परसेंटेज में, T होता है ईयर्स में। P क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, जिसके ऊपर हम रेट अप्लाई करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 फॉर 6 years एट a rate of 5% इज इक्वल टू, तो एक काम करके इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं।
800 इंटू 6 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 100, ये किसके इक्वल है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 600 इंटू 4 टाइम टी डिवाइडेड बाय 100। बहुत इजी सवाल बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बहुत इजी है। 6 से 6 कटा, ठीक है। 4 इंटू 2 इंटू 5.5 11 ईयर्स, 2 इंटू 5.5 11 ईयर्स, ठीक है। तो ये बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लर्न कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 4/√5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस, यहाँ पे बेटा cot है, cot थीटा, राइट। तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का वही क्वेश्चन, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि sin थीटा प्लस cos थीटा की ये वैल्यू है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। काम करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि बनता क्या है। तो tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, एंड cot थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन और कॉस में कॉट क्या बनेगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा साइन कॉस में ही सॉल्व करनी है, क्योंकि वहां से आपको आंसर बहुत इजीली दिखाई देगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब जो मेरे पास गिवन ये है, यहाँ से मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज हमें पता है, ये चीज गिवन है। इन दोनों को हम इकट्ठा कैसे करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। सो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और यहाँ पे बनेगा 16/5। अब ये मेरे पास 1 है, ये क्या है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/5। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा 16/5 माइनस 1 विच इज 11/5। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 11/10। तो उसी वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल करना है, तो आंसर इज 10/11। आंसर इज 10/11, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप हमेशा साइन और कॉस में यूज करोगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का एक रिलेशन उसने दिया था, ये आइडेंटिटी मुझे पता है। यहां से हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A एंड B इज 690 किलोमीटर। तो दो स्टेशन है, A स्टेशन और ये है B स्टेशन। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 690 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 690 किलोमीटर। A train departs from A towards B. A से एक ट्रेन चलती है B की तरफ, यहां से एक ट्रेन चलती है B की तरफ at 6 AM। चलती किस टाइम पे? सुबह 6 बजे। और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। While another train departs from 8 AM। अच्छा, A पॉइंट से एक ट्रेन चलती है 6 बजे और B पॉइंट से जो ट्रेन चलती है वो 8 बजे चलती है, और वो 8 बजे चलती है और उसकी स्पीड होती है 105 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम दे विल मीट। तो किसका क्वेश्चन है ये? रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम तभी लगाएंगे अगर दोनों एक ही पॉइंट पे शुरू हो। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे शुरू हो तो वो देख लेते हैं कि A 8 बजे तक कितना डिस्टेंस, A से जो ट्रेन चलती है वो 8 बजे तक कहाँ पहुंचती है। तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 6 बजे से लेके 8 बजे तक वो कहाँ? 1 घंटे में 75 किलोमीटर, 1 घंटे में 75 किलोमीटर। तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक उसने 2 घंटे चली। 2 घंटे में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? 75 इंटू 2 दैट इज 150। तो 8 बजे जो A से ट्रेन चली थी वो यहाँ पहुंच गई एट 8 AM, और जो डिस्टेंस उसने कवर किया था वो 150, और जो बचा हुआ डिस्टेंस क्या है? 690 माइनस 150। 690 माइनस 150 इज इक्वल टू 540। मतलब जब A और B, A से जो ट्रेन चल रही है और जो B से चल रही है, इनकी दूरी 8 बजे कितनी है? 540 किलोमीटर। और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो जो स्पीड होगी वो ऐड होगी। तो हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम क्या होगा?
टाइम इज टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर करना है, डिवाइडेड बाय, अब दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 75 प्लस 105 और डिस्टेंस कितना 540, सो 540 डिवाइडेड बाय 180, सो टाइम इज 3 आ जाएगा, मतलब 3 घंटे लगेंगे उनको आपस में मिलने में। 3 घंटों के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। 8 बजे से वो दोनों ने इकट्ठे चलना शुरू किया, 3 घंटे के बाद मिलेंगे, तो कितने बजे मिलेंगे, सुबह के 11 बजे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सेकंड अगस्त में जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसमें वो दोनों जो ए और बी थे वो सर्कल में भाग रहे थे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। देयर इज अ पॉइंट एक्स, हमारे पास एक पॉइंट एक्स है आउटसाइड अ सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट एक्स है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9, the length of the tangent drawn from point x to circle is 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा रफ फिगर आप जरूर बनाओगे, बिना फिगर के आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं करोगे। तो एक सर्कल है, इसके बाहर एक पॉइंट एक्स है, हम यहां ले लेते हैं, ये पॉइंट एक्स है और इसका सेंटर क्या है, सेंटर इसका ओ है। The radius of the circle is 9 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। And the length of tangent drawn from point x to the circle, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, x से मैंने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की, ये मेरे पास टेंजेंट है और इसकी लेंथ उसने 40 दी है, दिस इज 40 सेंटीमीटर, रेडियस भी सेंटीमीटर में है तो ये रेडियस है 9 सेंटीमीटर। सो हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, एक्स और सेंटर का, ये डिस्टेंस हमने निकालना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका टाइम सेव करेगा, बहुत इजी है। सेंटर से टेंजेंट पे अगर ड्रॉ करें हम लाइन इस पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट सर्कल को मिलती है तो ये एंगल 90 होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अब ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दैट इज 1681 का स्क्वायर रूट इज हाइपोटेन्यूज, राइट। तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, किसका स्क्वायर रूट होगा, अब 54 का स्क्वायर रूट 54 का स्क्वायर पीछे 6 से एंड करेगा क्योंकि 4 into 4 16 है, 15 तो 225 ये मुझे पता है, 45 का भी पता है, 25 पीछे लिखेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2025, आंसर इज बी। यूनिट प्लेस से भी आप बता सकते हो क्योंकि 41 के स्क्वायर में ही आपके पास एंड में 1 आएगा, 41 into 41 करोगे तो ही 1 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इनटू अ बिजनेस, 3 लोगों ने एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया एंड 1 साल के बाद देयर प्रॉफिट रेशियो इज 4:3:6। इफ द प्रॉफिट डिफरेंस ऑफ बी एंड सी इज 600, फाइंड द प्रॉफिट डिफरेंस ऑफ ए एंड सी। तो एक बिजनेस में ए बी सी ने इन्वेस्ट किया और उनकी प्रॉफिट रेशियो क्या है 4:3:6, ए बी सी, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉफिट की रेशियो है। अब बी और सी का प्रॉफिट डिफरेंस, मान लेते हैं इसको 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो इसको 3 रुपीज का हुआ, इसको 6 रुपीज का हुआ, ठीक है। तो बी और सी के बीच का प्रॉफिट डिफरेंस कितना है, 6 - 3 कितना है 3 रुपीज, ठीक है। हमारे मुताबिक 3 रुपए का फर्क है बी और सी में और उसने कितना दिया 600, दैट मीन्स 3 रुपीज किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं 600 रुपए को। तो इस 3 में से 1 रुपए किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा 200 को, 1 रुपए की कीमत क्या है 200 रुपए। अब ए और बी का प्रॉफिट डिफरेंस निकालना है। ए और बी में प्रॉफिट डिफरेंस हमारे मुताबिक कितना है 1 रुपी, जो कि किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 200 रुपीज को। तो आंसर इज 200 रुपीज, आंसर इज 200 रुपीज। तो आप रेशियो से डिफरेंस निकालो, वो डिफरेंस जिसके इक्वल है रेशियो में आपका एक यूनिट किसको डिनोट कर रहा है एक्चुअल वैल्यू को 200 को।
तो ये रेशो 1 को बताती है इसका डिफरेंस विच इज 200 रुपीज। आगे बढ़ते, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल है, रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर और सेंटर की दूरी 14 सेंटीमीटर है। सेंटर की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो अगर सेंटर की दूरी 14 सेंटीमीटर है, अब यहां पे इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड है तो इसका मतलब दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग है। तो दो सर्कल ऐसे हैं, ठीक है, ये दो सर्कल। अब एक का रेडियस उसने दे दिया, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है ये है मेरे पास कॉमन कॉर्ड, इसकी लेंथ निकालनी है। तो सेंटर से पहले लाइन, यहां पे इसका सेंटर है और यहां पे इसका सेंटर है। ये इसका रेडियस है 15, बड़े सर्कल का रेडियस 15 है, इसका कितना है 13 और सेंटर की दूरी 14 सेंटीमीटर। सेंटर आपस में 14 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, ये सारा 14 है। अब तुमको पता है कि सेंटर से अगर मैं कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है, ठीक है। C1 C2 14 है, ये पूरा का पूरा 14 है। बेटा इसको करने के दो तरीके हैं। फास्ट तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब ये भी एक राइट ट्राइंगल है, ये भी एक राइट ट्राइंगल, यस और नो, यस। अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट साइड है वो 15 है। अब 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा 12 और 9, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। और 13 का क्या होगा, 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसमें 13 बड़ा है 13 बड़ा है, उसमें है 12 और 5, क्या है 12 और 5। देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, ये जो कॉमन कॉर्ड का आधा हिस्सा है ये इसमें कॉमन है। अगर मुझे ये पता, अब कॉमन के लिए 12 मान लो कॉमन है, तो इसका मतलब ये 9 है और ये 5 है। अब 9 और 5 को अगर आप जमा करते हो, ऐड करते हो तो 14 बनता है। इसका मतलब यही वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब जो ये है इसकी लेंथ कितनी है 12, कितनी है 12, तो इसका डबल कितना है 24, क्योंकि जो कॉर्ड है वो उसका डबल है। ये आधा हिस्सा 12 के इक्वल है तो डबल 24, आंसर इज 24, ठीक है। तो यहां से 12 कॉमन था तो ये चीज है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू, आप लोग कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालोगे। मान लो कि आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं याद रहता, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको नहीं याद रहता, तो आपको ये पता है कि आपको दो फॉर्मूलेस पता है। क्या पता है, अब यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है, ये परपेंडिकुलर है और यही मुझे निकालना है, ठीक है। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता है, उनका लेंथ पता है, तो आप एरिया सीधा निकाल सकते हो फॉर्मूला के साथ। एरिया किसकी इक्वल होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, तीनों साइड्स की लेंथ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एस क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। एस इज सेमी पेरीमीटर, तो नाम खुद बताता है पेरीमीटर का हाफ। सेमी मीन्स हाफ, हाफ किसका, पेरीमीटर का। तो यहां से आ जाएगा 15 प्लस 13, 13 प्लस 15 28 और 14 42, 21 आ जाएगा। तो एरिया किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7। तो यहां से मैं अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब 3 एक बार आएगा, 2 दो बार आएगा और 7 एक बार आएगा। तो एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस है, हाइट बेस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यह होगा हाफ बेस हमें निकालना है, x इंटू 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7।
7 2 14 कटा तो x आ जाएगा 2 3 का 6 2 का 12 12 और 12 का डबल कॉमन कॉर्ड की लेंथ विच इज 24। सेम आंसर, सेम आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये भी शॉर्टकट है, जब तीनों साइड की लेंथ पता हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, ए बी सी तीनों साइड्स की लेंथ है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो, अगर वो ट्रिक ना याद रहे तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अ टैंक इज फिल्ड बाय टैप ए इन 40 मिनट्स। अच्छा, तो एक टैंक है ए, उस टैंक को कितने मिनट में भर रहा है? 40 मिनट में। There is a leak B in the tank due to which A now fills the tank in 60 minutes. इसका मतलब जब A टैंक को भर रहा है, B उसको खाली कर रहा है, B से लीकेज है। अगर ये दोनों चीजें साथ हो रही है तो टैंक कितने मिनट में भर रहा है? पानी कितने टाइम में भर रहा है? 60 मिनट में। ठीक है, वो पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी एम्प्टीड बाय लीक बी। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास सिर्फ लीकेज बी है तो बी भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा? सिर्फ बी है लीकेज तो कितने टाइम में खाली करेगा? मान लेते हैं कि वो 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी ए और बी साथ मिलके काम करते थे हम रेट को ऐड करते थे। 1 मिनट में जो जितना वो काम करते थे तो 1 मिनट में जितना ए ने काम किया, 1 मिनट में जितना बी ने काम किया उसको ऐड करते थे। पर यहाँ पे ए भर रहा है, बी लीकेज कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा। ए 1 मिनट में जितना काम कर रहा है उसको, उसमें से बी का 1 मिनट का काम हम माइनस करेंगे, क्योंकि काम हम हमेशा 1 यूनिट लेंगे। काम हमेशा हम 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 1 मिनट वर्क, 1 मिनट वर्क 40 मिनट में भरता, तो 1 मिनट में 1/40 भरेगा। दोनों मिलके 1 मिनट में 1/60 भरेंगे। और बी अगर खाली कर रहा है तो 1 मिनट में 1/b खाली करेगा, इतना खाली करेगा। ठीक है, अब जब दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो मतलब 1 मिनट में ए 1/40 भरता है, बी खाली करता है कितना? 1/b, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बी खाली कर रहा है। अब दोनों जब मिलते हैं तो 60 मिनट में एक ही काम करते हैं, 60 मिनट में एक पूरा काम करते हैं। तो यहां से हम बी निकाल लेंगे, तो यहां से बी कैसे निकलेगा? ये आ जाएगा 1/40 माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/60। तो 1/b को उस तरफ लेके जाते हैं, तो इसका मतलब 1/40 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/b। तो यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 20/240 इज इक्वल टू 1/b। तो b किसके इक्वल आ जाएगा? 120। b किसके इक्वल आ जाएगा? 120 मिनट। सो आंसर इज 120। तो जिसका भी आपको निकालना, आप मान लिया करो कि b उतने वक्त में करता है। 1 मिनट में निकाला, और यहां से 1 मिनट में a 1/40 काम करता है, b 1/b काम करता है। क्योंकि b उसका उल्टा कर रहा है तो माइनस, साथ भरता है तो प्लस कर देते हैं, और दोनों मिलके 60 मिनट में एक ही काम करते हैं। काम हमेशा 1 यूनिट लेना, काम को पूरा 1 यूनिट लेना हमेशा। नेक्स्ट, हमारे पास 2x plus 5y, 2x plus 5y इज इक्वल टू 11। x और y किसके इक्वल है? 3 के। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 6x क्यूब प्लस 13y क्यूब। अगर मेरे पास 6 की जगह 8 होता, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होती 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूबिंग करते, हम a प्लस b होल क्यूब लगाते और हमारे पास आंसर आ जाता, क्योंकि वहां पे a प्लस b की वैल्यू दी होती, a b की वैल्यू दी होती। बट यहाँ पे अब 6 और 13 है, तो हम ये आइडेंटिटी अब नहीं लगा सकते। ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे 8 और 125 होता, बट यहाँ पे 6 और 13 है, 6 और 13, तो हम ये आइडेंटिटी तो नहीं लगा सकते। पर एक चीज का फायदा क्या कि
यहाँ पे देखो 6x क्यूब प्लस 13y क्यूब इक्वल टू, सारे के सारे ऑप्शन होल नंबर है, सारे के सारे ऑप्शन होल नंबर है। इसका मतलब x और y भी क्या होगा, होल नंबर ही होगा, x और y भी होल नंबर ही होगा। और सबसे उससे भी अच्छी बात ये है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। इसका मतलब x और y बहुत छोटे छोटे नंबर है, तभी तो प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। तो यहां से मेरे पास x और y को, x अगर 3 है, y 1 है, 3 है 1, और ये वैल्यू क्रॉस कन्फर्म करेगी ये इक्वेशन। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 11 हो गए। तो इसका मतलब जो हमने अनुमान किया वो बिल्कुल ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू सीधा निकालेंगे 6 इंटू 3 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 क्यूब। तो ये होगा 6 इंटू 27 प्लस 13, 42 4 1 6 2 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 175। 175 इज द आंसर। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करती हूँ कि जिन भी बच्चों ने अभी एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको आपकी वीक पॉइंट्स पता लगे तो उन पे काम कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।